जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकर फॉर यू में। ये वीडियो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीरीज का तीसरा वीडियो है एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर एनालिसिस। दोस्तों, हम जानते हैं जब भी कोई फर्म या कंपनी किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन देता है तो बैंक इनवेरिएबली उनसे बैलेंस शीट मांगता है। बैलेंस शीट मांगने का जो मेन पर्पस है वो यह जानना है कि जिस कंपनी या फर्म को बैंक लोन दे रही है उसका नेटवर्थ क्या है, उसकी रिपेमेंट कैपेसिटी क्या है, उसकी वाइबिलिटी क्या है, उसकी अर्निंग की कैपेसिटी क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि बैलेंस शीट एनालिसिस जो है बैंक का एक इंपॉर्टेंट टूल है जिससे बैंक को क्रेडिट डिसीजन लेने में मदद मिलता है। देखिए, बैंक ये हमेशा चाहती है कि जो बिजनेस या फर्म को बैंक लोन दे रही है द डे बाय डे, ईयर आफ्टर ईयर, उसका साइज जो है वो बड़ा हो। वो साइज कैसे बड़ा होता है? तो धीरे धीरे जब फर्म प्रॉफिट इनकम करने लगती है तो वो प्रॉफिट को फिर से कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, जिससे कैपिटल फंड जो है वो इंक्रीज होगा। साथ ही साथ कुछ नए मशीनरीज आएंगे जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे उससे सेल्स बढ़ेंगे। यानी सब मिला के ये कहा जाए तो बैंक एक्सपेक्ट करता है कि जिस भी फर्म या कंपनी को लोन दिया जा रहा है इट इज having a sound financial position. Secondly, it is having a good earning capacity. And the third, it is having sufficient liquidity. ये सभी चीजें अगर किसी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर रिफ्लेक्ट करता है, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करता है, तो पॉजिटिवली बैंक उस प्रपोजल को कंसीडर करता है। एक बैंकर के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टूल है और फाइनेंशियल एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे, बैलेंस शीट एनालिसिस हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके आइटम्स को अच्छी तरह से क्लासिफाई कर पाएंगे। जैसा कि हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा कि बैलेंस शीट्स के दो पार्ट हैं, यानी एक पार्ट में लायबिलिटीज, दूसरे पार्ट में एसेट्स। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज और राइट साइड में एसेट्स। लायबिलिटीज आर दी सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एसेट्स आर दी एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब एसेट्स जो है इसका एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एसेट्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं जब हम इसके एनालिसिस करते हैं। द फर्स्ट इज करंट एसेट्स, द सेकंड इज फिक्स्ड एसेट्स, द थर्ड इज नॉन करंट एसेट्स एंड द फोर्थ इज इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि करंट एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है और इंटेंजिबल या फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। जब भी कोई फर्म या कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसको दो तरह के एसेट्स की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट इज फिक्स्ड एसेट्स। ये वैसे एसेट्स होते हैं जो फर्म के साथ हमेशा परमानेंट होते हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट्स आर परमानेंट इन नेचर। ये फर्म को प्रोडक्शंस में या उसके ट्रेड में या सर्विस देने में मदद करते हैं। दूसरे तरह के जो एसेट्स होते हैं उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। द करंट एसेट्स आर फ्लोटिंग इन नेचर। ये नेचर में फ्लोटिंग के जैसा होता है, मतलब यह कैश में रियलाइज होता रहता है और कन्वर्ट होता रहता है। जैसे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, बुक डेट्स, ये सारी जो चीजें हैं ये करंट एसेट्स हैं जो कि परमानेंटली फर्म के साथ नहीं रहते हैं। जैसे कोई भी प्रोडक्शन लाइन में अगर कोई रॉ मटेरियल आता है तो कन्वर्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश गुड और देन फिर उसका सेल होता है और सेल से फिर ये कैश में रियलाइज होता है। फिर उसी कैश से फिर रॉ मटेरियल्स फिर परचेज किया जाता है और फिर ऐसे ही ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो है ये चलता रहता है। अब हम समझते हैं कि करंट एसेट्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, उसका क्या नेचर होता है। देखिए, करंट एसेट्स को समझने के लिए 4 पॉइंट है। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशंस अगर वो एसेट फुलफिल करता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो जो है वो करंट एसेट्स है। पहला जो है वो यह है कि करंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं दैट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज इन और इंटेंडेड टू सेल और कंजप्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए, किसी भी बिजनेस या फर्म का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो मैक्सिमम 12 मंथ मान लिया जाता है। तो अगर इस 12 मंथ में कोई एसेट्स जो है हम वो रियलाइज हो जाएगा इनटू कैश और हम वो स्टॉक जो बिजनेस ने रखा है उसका पर्पस है उसको सेल करना या उसको कंजप्शन करना विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो वैसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहेंगे।
दूसरा है एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि वैसे एसेट्स जो कि 12 महीने के अंदर सेटल्ड हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट्स। मतलब बैलेंस शीट का डेट जैसे 31 मार्च अगर बैलेंस शीट का डेट है तो नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर ही वह एसेट्स जो है वो क्या हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, करेंट। द थर्ड वन इज वैसे एसेट्स जो कि प्राइमरली रखे ही गए हैं सेल के पर्पज से, यानी फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारी चीजें जो है वो करंट एसेट्स होती है। चौथा जो है वो है कैश या कैश इक्विवेलेंट, यानी बैंक डिपॉजिट्स, वैसे डिपॉजिट जिसपे कोई भी लियन मार्क या बैंक का चार्ज क्रिएट ना हो, अनइनकम्बर्ड वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे, करंट एसेट्स कहेंगे। तो यहां पे जो 4 पॉइंट हैं, 4 जो फीचर्स हैं, वो हमें देखना पड़ेगा कि वो एसेट्स इस 4 कंडीशन में से कोई कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर इन चारों में से कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो फिर वो करंट एसेट्स होगा। अब समझते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि द फिक्स्ड एसेट्स आर परमानेंट इन नेचर, इसको ब्लॉक एसेट्स भी कहा जाता है। इट हेल्प इन प्रोडक्शन और सेल और डिलीवरिंग इन सर्विसेज। ये लंबे टाइम फर्म के साथ रहता है, ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ऑल दीज आइटम्स आर क्लासिफाइड एज अ फिक्स्ड एसेट्स। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए एक कार कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करता है। उस कंपनी का डायरेक्टर अपने पर्सनल यूज के लिए जो कार का यूज कर रहा है वो उस कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट्स है, जबकि प्रोडक्शन लाइन में जो कार है जिसका पर्पस है उस कार को बेचना, तो वह कार जो है वो उनके लिए करंट एसेट्स है। होपफुली आपको फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही समझ में आया होगा। तीसरा है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वैसे एसेट्स हैं जो ना कि करंट एसेट्स हैं और ना ही फिक्स्ड एसेट्स हैं। जैसे कि कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है अपने किसी सब्सिडरीज में या जॉइंट वेंचर में, तो वैसे इन्वेस्टमेंट को हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। कोई भी डेट्स, कोई भी बुक डेट्स अगर वो 180 डेज के अंदर रियलाइज नहीं होता है तो फिर हम उसको नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। कोई भी डिपॉजिट्स जिसमें जो कि अनइनकम्बर्ड ना हो, जो इजीली लिक्विडेट ना किया जा सकता हो, वो नॉन करंट एसेट्स कहलाएगा। कोई भी लोन या एडवांसेस, कंपनी ने या फर्म ने कोई अगर एडवांसेस दे रखा है, अगर कोई कैपिटल एसेट्स परचेज करना और उसके अगेंस्ट में फर्म या कंपनी ने कोई एडवांस दे रखा है सप्लायर को, तो वह जो है वो नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई होगा। यानी जिसका नेचर करंट नहीं है वो नॉन करंट है और फिक्स्ड एसेट नॉन करंट एसेट्स नहीं होता है। तो हमें ये 3 चीजें बेसिकली हमको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स एंड लोन एंड एडवांसेस, इसका नेचर को हमें समझना पड़ेगा कि वेदर इट इज रियलाइजेबल विद इन 12 मंथ्स और नॉट। अगर वो 12 महीने के अंदर रियलाइजेबल नहीं है तो फिर वो नॉन करंट नेचर का होगा और उसको हम नॉन करंट एसेट्स में क्लासिफाई करेंगे। जो चौथा है वो है इनटेंजिबल एसेट्स और द फिक्सियस एसेट्स। देखिए इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो किसी भी फर्म या कंपनी का लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसका जो वैल्यू है वो लीगल राइट से मिलता है या फिर यह जो है वो दूसरे एसेट्स के वैल्यू को बढ़ाता है, जैसे कि ब्रांड या ट्रेडमार्क या पेटेंट या गुडविल। इन सभी चीजों का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म रिसोर्स है जो कि दूसरे एसेट्स की कीमत को बढ़ाता है, उसके प्राइस को बढ़ाता है, उसके वैल्यू को बढ़ाता है। तो ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जो है कुछ अनलिमिटेड पीरियड के लिए होता है, कुछ लिमिटेड पीरियड्स के लिए होता है। जैसे गुडविल, पेटेंट, ये जो है ये लिमिटेड पीरियड टेंजिबल एसेट्स हैं, जबकि ट्रेडमार्क जो है वो अनलिमिटेड पीरियड के लिए इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब हम समझते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को भी ब्रॉडली 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है करंट लायबिलिटी, दूसरा है मीडियम और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीसरा है
कैपिटल एंड रिजर्व्स। देखिए लायबिलिटी, हम जानते हैं कि लायबिलिटीज आर दी सोर्सेस ऑफ फंड्स। कोई भी फर्म या कंपनी जब बिजनेस करती है तो सबसे पहले उसमें ऑनर्स पैसा लगाता है। दूसरे जो सप्लीमेंटल जो फंड होते हैं वो क्या आते हैं, बोरोइंग से आते हैं। तो कोई भी फर्म या कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो दो तरह से क्रिएट होती है, एक ऑनर्स का फंड और दूसरा होता है बोरोइंग। वो अलग अलग तरह के बोरोइंग्स होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि करंट लायबिलिटी क्या है। कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कि विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स रियलाइज हो जाएगी या सेटल्ड हो जाएगी, उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स दोनों जो है एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी ही वो सोर्सेस हैं जिससे करंट एसेट्स जो है वो क्रिएट होता है, और करंट एसेट्स के रियलाइज से जो फंड जनरेट होता है उसी से हम ये जो लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी, इसका हम पे ऑफ करते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, वो लिंक्ड है। अगर कंपनी बैंक से शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म लोन्स लेती है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी। वो करंट लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स, दैट इज ऑल्सो ए करंट लायबिलिटी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि करंट लायबिलिटी क्या होता है। तो हमें उस एसेट्स के नेचर को जानना है, नेचर को समझना है, whether it is realizable or it is to be settled within a period of 12 months। दूसरा है मीडियम या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी जो कि एक लंबे पीरियड तक फर्म या बिजनेस के ऊपर रहने वाला है, मतलब मोर देन 12 मंथ्स, तो वैसी लायबिलिटीज को हम क्या कहेंगे, मीडियम या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। एक टर्म लोन जो होता है उसका पीरियड जो है सपोज कीजिए 7 इयर्स है। इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नेचर का होगा। लेकिन इस लॉन्ग टर्म का जो हर एक साल का जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इंस्टॉलमेंट विल बी क्लासिफाइड एज अ करंट लायबिलिटी। बट ये टर्म लोन का जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो होते हैं वो परमानेंट इन नेचर नहीं होते हैं, मतलब आफ्टर ए सर्टेन पीरियड जो है इट विल बी पे ऑफ। ठीक है, तीसरा जो है वो है कैपिटल एंड रिजर्व्स। अब कैपिटल को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी बिजनेस जो है वो शुरू होता है तो उसमें जो ऑनर्स है वो फंड लगाता है, तो ऑनर्स के फंड को ही क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। दूसरा है रिजर्व्स। किसी कंपनी में दो तरह के रिजर्व्स होते हैं, एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स, दूसरा होता है रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व्स वैसे रिजर्व्स होते हैं जिसको इजीली वो विड्रॉ नहीं किया जा सकता है। दूसरा है रेवेन्यू रिजर्व्स, तो कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उससे ही वो डिफरेंट टाइप के रिजर्व्स को क्रिएट करती है। अब जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स और कुछ होते हैं फ्री रिजर्व्स। जो फ्री रिजर्व्स होते हैं वो मैनेजमेंट एक डिसीजन लेता है, बोर्ड एक डिसीजन लेगा और उस डिसीजन के हिसाब से वो उसको खर्च कर सकते हैं। जबकि जो स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बने होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे और ये समझेंगे कि हम उसको किसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं। वो एसेट साइड में होगा कि वो लायबिलिटी साइड में होगा, वो करंट एसेट्स होगा या वो नॉन करंट एसेट्स होगा। फॉर एग्जांपल एबीसी एक कंपनी है, कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इसने 1 करोड़ का लोन लिया फॉर परचेजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 1 करोड़ का लोन लिया प्लांट एंड मशीनरी, रिपेबल इन 7 इयर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका हर साल 12 मंथ में इसको 1.5 करोड़ जो है इसका इंस्टॉलमेंट है। एवरी ईयर 1.5 करोड़ जो है वो इसका इंस्टॉलमेंट है। देन हम इसको ये जो टर्म लोन है प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के लिए 7 इयर्स के लिए, तो ये जो लोन है 1 करोड़ का, हम इसको किसमें क्लासिफाई करेंगे, वेदर इट इज एसेट्स और लायबिलिटी।
तो 1 करोड़ का जो हमने लोन लिया है दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी एंड अंडर द हेड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, और ये जो हमने प्लांट एंड मशीनरी जो लिया है दैट विल बी क्लासिफाइड एज अ फिक्स्ड एसेट्स। ये जो इंस्टॉलमेंट है पर ईयर का जो इंस्टॉलमेंट जो दे रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो दिस टर्म लोन इंस्टॉलमेंट विल बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी। ये कहां पे चला जाएगा? करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक कंपनी के पास 2 करोड़ का डिपॉजिट्स हैं। क्या है? 2 करोड़ का इसके पास डिपॉजिट्स हैं और इस डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में कंपनी ने 1.5 CR का लोन ले रखा है, रनिंग अकाउंट ओडी ले रखा है, एसओडी, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। नाउ व्हाट विल हैपन? ये जो 2 करोड़ का जो डिपॉजिट है जो बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखी हुई है, दैट मीन्स कि इस पे बैंक का क्या है? लियन चार्ज है। तो हम इसको 2 करोड़ का जो डिपॉजिट ये ओन कर रहा है कंपनी, इसको हम कहां रखेंगे? तो ये जो 2 करोड़ का जो डिपॉजिट्स हैं जिसपे कि लियन चार्ज है, ये 2 करोड़ का जो डिपॉजिट होगा वो कहां पे आएगा? वो आएगा नॉन करंट एसेट्स में। और ये जो 1.5 CR का जो इसने लोन ले रखा है एसओडी, दैट विल बी क्लासिफाइड एज अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटीज। कभी भी डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में जो हम लोन लिए हैं उसको हम क्या करते हैं? सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लाइक 2 करोड़ का डिपॉजिट्स है और 1.5 CR का लोन है, तो इसको हम सेट ऑफ कर दिए 2 से 1.5 CR को माइनस कर दिए 5 CR, इसको हम मान लिए करंट एसेट्स में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, इसमें और कुछ आप डिटेल से जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद।